एक वेव हम बना रहे हैं रस्सी का, ठीक है। अब उस रस्सी को हमने वहां पे क्या कर दिया, बांध दिया, अच्छे से बांध दिया। तो ये इस तरीके से मान लो वेव जा रहा है। अब वापस से वो रिफ्लेक्ट भी तो करेगा, रिफ्लेक्ट कर रहा है। रिफ्लेक्ट करने के बाद क्या हो रहा है ना कि वो जो जा रहा है वेव और जो आ रहा है रिफ्लेक्ट करने के बाद, वो दोनों एक दूसरे पे क्या करते हैं, इंटरफेयर कर लेते हैं। और ये जो इंटरफेरेंस फिनोमिना होता है, यही इंटरफेरेंस फिनोमिना बनाता है स्टैंडिंग वेव। बात समझ में आई? एक नए टाइप का वेव जिसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। अब इसको तुम ऐसे समझो कि जैसे कोई धागा वगैरह कुछ है क्या उसमें, अगर उसमें तुम स्टैंडिंग वेव बना भी सकते हो, ऐसा ऐसा। तो अगर मान लो इसको हम ऐसे, ये तो हो भी नहीं कर रहा है, इसे बहुत हल्का है, ये नहीं हो पा रहा। और उसके बाद ऐसे घुमाते घुमाते उसके बाद एकदम से तो खुश हो गया। थोड़ा सा तो मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है ना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, इसलिए नहीं हो पा रहा। और हल्का भी बहुत है। कोई दूसरा है क्या? हाँ निकाल। लाओ। हाँ ये भी देखते हैं होता है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। ये भी तो फीता है जी, फीता नहीं है तो यहाँ पे भी तो फीता ही ना हुआ, क्या है? ठीक है, तो इसको अगर हम जोर से ऐसे घुमा करके एकदम से ऐसे खींचे तो यहाँ पे बीच में तुमको एक वेव ऐसा ऊपर नीचे होता हुआ दिखता है, ठीक है। ये जो दोनों जो छोर है यहाँ पे ऐसे घुमा करके, और ये जो दोनों छोर है, ये दोनों छोर बताओ, ये दोनों जगह पे ये वेव ऊपर नीचे हो रहा था क्या? इस जगह पर डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, यहाँ पे और यहाँ पे 0, लेकिन बीच में मैक्सिमम, बीच में क्या मिला, मैक्सिमम। तो बीच में मिला मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, लेकिन दोनों जगह पर 0। ऐसे वेव को कहते हैं स्टैंडिंग वेव। इसको क्या बोलोगे? स्टैंडिंग। इसमें तुमको दिखेगा एक बीच में कुछ दिखेगा ऊपर नीचे होता हुआ, लेकिन बगल बगल में क्या दिखेगा तुमको? कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं दिखेगा। तो उसको कहेंगे कौन सा वेव? स्टैंडिंग। आई बात समझ में? ठीक है। यहां पे जिस जगह पे हमने इसको पकड़ करके रखा हुआ था, जिस जगह पे डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ था, यहां और यहां, इसको बोलते हैं नोड। क्या कहेंगे? नोड कहते हैं। और जिस जगह पर बीच में, कहीं बीच में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिला था ना, ठीक है, उस जगह को कहते हैं एंटी नोड। क्या कहते हैं? जिस जगह पर पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो नोड, और जिस जगह पर मैक्सिमम हो उसको एंटी नोड। क्लियर हुई बात? ठीक है। अब इसी चीज को हम फिगर में दिखाते हैं। अब हाँ, इसमें भी हम ऐसे ऐसे करके भी, लेकिन बनेगा ही नहीं, बड़ा मुश्किल है इसमें बनाना। ठीक है, देखो तो हम क्या करते हैं कि एक मान लीजिए रॉड है और यहां पर रस्सी एक बांध दिया इसको, ठीक। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको ऊपर नीचे ऑसिलेट करा रहे हैं। तो जब मान लो कि पहली बार फर्स्ट टाइम इसको ऐसे ऊपर करके नीचे किया तो यहां से कुछ जा रहा होगा, ऐसा इस तरफ जा रहा होगा, और हमने कहा कि जब ये यहां आएगा इस जगह पे तो यहां इसके बाद ये रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और रिफ्लेक्ट करके कैसा नीचे बन जाएगा। तो जहां पे इसका क्रेस्ट था वहां पे क्या बनेगा? इसका ट्रफ। और ये किधर चलेगा बताओ? यहां पर भी क्या हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा, ये इस तरफ चलेगा। तो अगर हम एक वेव बनाते हैं इस तरीके का, मान लो कि दूसरा वाला जो ये होता पल्स होता वो ऐसा होता, फिर तीसरा ऐसा होता और चौथा ऐसा होता, मान लेते हैं। तो जब रिवर्स होता तो कैसे बनता? यहां पे ये भी उल्टा, इसका यहां पे भी उल्टा और यहां पे भी उल्टा। यही तुमको जो ये जो वेव दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं कौन सा वेव? स्टैंडिंग वेव। इसमें एक तरफ से वेव आता है और दूसरे तरफ से जाता है, और दोनों का ये क्या इंटरफेरेंस है? नहीं, दोनों मिल गया ना, मिक्स हो गया, तो क्या बनाता है? स्टैंडिंग। ये जो पॉइंट्स जो तुमको दिख रहे हैं, बताओ इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है? वाई डिस्प्लेसमेंट 0। ये पॉइंट्स के वाई डिस्प्लेसमेंट कितना? 0। तो इस पॉइंट को कहते हैं कौन सा? नोड्स, ठीक है। और ये वाले जो पॉइंट्स हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ये सब जो पॉइंट्स हैं, ये सब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है ना, तो इसीलिए इसको बोलते हैं क्या? एंटी नोड। एंटी नोड्स। समझ में आई बात? एक होता है नोड और दूसरा एंटी नोड। ठीक है, ये भी वेव बनाया जा सकता है स्ट्रिंग में, लेकिन बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि बहुत तेजी से ऐसे करना पड़ता है, तब जाकर के इस तरह का वेव बन सकता है। लेकिन हमने जो अभी अभी बनाया था वो ऐसा बनाया था, देखो। हाँ या ना? ये दोनों जगह पर क्या थे? नोड्स, और यहां पे क्या था? एंटी नोड्स। ठीक है, क्लियर है ये चीज? इसमें वेव को क्या कहेंगे? इस वेव को क्या कहोगे? स्टैंडिंग वेव। नाम से ही पता चला, स्टैंडिंग मतलब लगता है कि इसके जैसा रुका हुआ। तुमको हमेशा जब भी इसका फोटो खींचोगे ना, तुमको ऐसा ही दिखेगा। ट्रैवलिंग वेव में, जैसे ये एक ट्रैवलिंग वेव है, मान लो यहां पे हम बनाते हैं इस तरीके का,
तो ये वाला पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट लो, ये वाला पॉइंट तुम कह रहे हो अभी इस वक्त मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब कि इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट पे है, ये वाला अभी नहीं है, बी पॉइंट अभी मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में नहीं आया, लेकिन क्या कुछ समय रुको तो क्या ये वाला पॉइंट मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, ये वाला पॉइंट ऊपर नहीं जाएगा? हाँ जाएगा, ट्रेवलिंग वेव में ये भी ऊपर जाएगा, नहीं समझे? ये भी किसी समय ये वाला पॉइंट कुछ ऐसा दिखेगा तुमको, हाँ। ये वाला यहां आ जाएगा इस जगह पर, बी भी मैक्सिमम होगा। ट्रैवलिंग वेव में हर एक पॉइंट मैक्सिमम और मिनिमम ऑसिलेट करता है, लेकिन स्टैंडिंग वेव में कुछ पॉइंट्स मैक्सिमम मिनिमम ऑसिलेट करते हैं और कुछ पॉइंट बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं करते। जो पॉइंट बिल्कुल भी ऑसिलेट नहीं करते उसको क्या कहते हैं? नोड्स। और जो पॉइंट सबसे ज्यादा ऑसिलेट करते हैं उसको कहते हैं एंटी नोड्स। आई बात समझ में? ठीक है, हमको क्या करना है कि ये जो स्टैंडिंग वेव है इसका इक्वेशन पता करना है। आप लोग बताइए कि ट्रैवलिंग वेव का इक्वेशन क्या होता है, जल्दी बताओ, अभी तक वही ना पढ़ रहे हैं क्या? y इक्वल टू वाई मैक्स साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हमारे पास दो ट्रैवलिंग वेव है। एक ट्रैवलिंग वेव है जो कि इस तरफ जा रहा है और उसका मान हम बोलते हैं y1 इक्वल टू वाई, चलो a बोल देते हैं उसको, एम्पलीट्यूड है a, और इनटू साइन क्या kx, अच्छा इस तरफ जा रहा है तो कौन सा, प्लस की माइनस, माइनस ओमेगा टी। ठीक है, 5 बोल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा y2 इक्वल टू लेते हैं। अब दूसरा जो वेव है वो किस तरफ जा रहा है, इस तरफ ना। और ध्यान दीजिएगा दूसरा जो वेव होगा उसका एम्पलीट्यूड भी पहले वेव के ही जैसा होगा, क्योंकि रिफ्लेक्ट हुआ है, बस एम्पलीट्यूड चेंज नहीं हुआ। फ्रीक्वेंसी भी सेम होना चाहिए। इंटरफेरेंस के लिए हम पहले ही बता चुके हैं ना, फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, a साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी। क्लियर है ये बात? ठीक है, इन दोनों को क्या करा देंगे, इंटरफेयर कराओगे, तब जाकर के जो मिलेगा वही क्या कहलाएगा, स्टैंडिंग वेव। तो हमको क्या करना है, फॉर स्टैंडिंग वेव हम लिखते हैं फॉर स्टैंडिंग वेव। स्टैंडिंग वेव के लिए क्या होगा, y रिजल्टेंट इक्वल टू y1 प्लस y2 है ना। ठीक है, दोनों को ऐड कर देते हैं, तो y1 प्लस y2 करोगे तो यहां से क्या हो जाएगा, देखिए y रिजल्टेंट बराबर ये हो जाएगा कितना, a कॉमन ले ले, दोनों में है ना, साइन पहला हो जाएगा kx माइनस ओमेगा टी और क्या प्लस साइन kx प्लस ओमेगा टी, इतना होगा। ठीक है, अब ये बताइए कि y रिजल्टेंट यहां पे फॉर्मूला साइन a प्लस साइन b, इसका कोई फॉर्मूला पता है क्या किसी को? साइन a प्लस साइन b क्या होता है फॉर्मूला, 2 साइन a प्लस b बाई 2 इंटू कॉस a माइनस b बाई 2। नहीं याद है? याद कर लीजिएगा। तो कितना हो जाएगा ये, a हो गया, यहां पे यहां क्या होगा, 2 साइन, इसको क्या माने a, इसको क्या माने b, a प्लस b बाई 2, तो a kx माइनस ओमेगा टी और प्लस b कितना है, kx प्लस ओमेगा टी और बटा 2। ठीक है, साइन a प्लस b बाई 2, फिर क्या, इनटू कॉस कितना, a माइनस b बाई 2, तो कितना होगा, kx माइनस ओमेगा टी माइनस kx प्लस ओमेगा टी बाई 2। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब देखो क्या क्या कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा टी कैंसिल, और यहां से देखिए kx और यहां माइनस kx कैंसिल, ये बचेगा माइनस 2 ओमेगा टी, माइनस अंदर जाएगा ना, माइनस 2 ओमेगा टी, यहां पे क्या बचेगा, माइनस प्लस 2 kx। ठीक है, इसको लिखते हैं y रिजल्टेंट बराबर आ जाएगा हमारे पास, 2 बाहर कर दें, हो जाएगा 2a साइन 2 kx बाई 2, मतलब साइन kx, साइन kx। ठीक है, इनटू वहां क्या बचेगा, कॉस माइनस 2 ओमेगा टी, और माइनस कॉस के अंदर अगर माइनस आ जाए तो कॉस क्या करता है, माइनस को खा जाता है। आया समझ में? कॉस माइनस खत्म कर देता है, याद है ना? इसलिए साइन माइनस नहीं खा पाता, उसको अपच हो जाता है, वो बाहर निकाल देगा। आया समझ में? और कॉस पचा जाता है, तो यहां क्या हो जाएगा, कॉस ओमेगा टी। ठीक है, ऐसा लिख दिया। अब देखो हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, y रिजल्टेंट इक्वल टू दिस इंटू कॉस ओमेगा टी, y इक्वल टू मैग्नीट्यूड या फिर कह लो एम्पलीट्यूड इंटू साइन ओमेगा टी या फिर कॉस ओमेगा टी। एक वेव होता है, ठीक है, जिसका एम्पलीट्यूड देखो ये है 2a साइन kx, ये क्या है, एम्पलीट्यूड, और ये क्या है, वेव। कॉस वेव हो गया, कॉस ओमेगा टी, और ये क्या बना उसका, एम्पलीट्यूड।
और अब जरा ध्यान से देखिए, ये जो एम्पलीट्यूड है ना, ये एम्पलीट्यूड सब जगह सेम नहीं है। जैसे ट्रेवलिंग वेव में हर एक पॉइंट का एम्पलीट्यूड कितना होता था, ए, कितना होता था, ए, इसलिए उसके इक्वेशन में लिखा रहता था y इक्वल टू वाई मैक्स इंटू साइन के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी, जहां पे y मैक्स क्या है, उसका एम्पलीट्यूड, और वो फिक्स है कि बदलते रहता है, फिक्स है, ठीक है। लेकिन इसमें जो एम्पलीट्यूड है वो x का फंक्शन है, किसका फंक्शन, x का, मतलब x के बदलने से इसका एम्पलीट्यूड भी बदल जाएगा। हाँ देख लो, ये कौन सा एक्सिस है, x ना, x को चेंज करोगे तो फिर इसका एम्पलीट्यूड भी क्या होगा, चेंज हो जाएगा। जैसे ये वाला देखिए, इसका एम्पलीट्यूड 0, कितना, 0, हमेशा 0, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, नोड्स, और इसका एम्पलीट्यूड हमेशा मैक्सिमम। आ रही बात समझ में? तो ये चेंज हुआ कि नहीं? क्या ये वाला पॉइंट कभी ऊपर उठेगा, नहीं उठने वाला, नोड्स कभी भी ऊपर नहीं उठेगा, उसका एम्पलीट्यूड फिक्स है, कितना, 0। यही तो अंतर है ट्रैवलिंग वेव में और एक स्टैंडिंग वेव में। सबसे बड़ा अंतर कि ट्रैवलिंग वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो हर एक पॉइंट उसका कभी ना कभी अपने एम्पलीट्यूड पे आएगा ही, क्योंकि वो फ्लक्चुएट करते रहते हैं ऊपर नीचे ऊपर नीचे। लेकिन स्टैंडिंग वेव का कुछ पॉइंट्स ऐसा होता है जो कि कभी भी ऊपर नीचे फ्लक्चुएट नहीं करने वाला, वो फिक्स हो गया। ऐसे समझिए, आपने यहां पे पिन मार दिया, ऐसे पंच कर दिया इसको, अब क्या ये ऊपर नीचे जाएगा, तुमने बांध दिया उसको। समझ में आया? ये बहुत बड़ा डिफरेंस है किसके किसके बीच में, स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव में। क्लियर यहां तक? ठीक है। अब हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कौन सा पॉइंट x का कौन सा वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होगा और x के कौन से वैल्यू के लिए एम्पलीट्यूड का मान मिनिमम होगा। मिनिमम मतलब 0 और मैक्सिमम मतलब हाँ यहां देखो, मैक्सिमम मतलब ये देखो, यहां से पता चलेगा। ये बताइए एम्पलीट्यूड मैक्सिमम कितना होगा, किसी को कोई आइडिया? 2a sin kx है, साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 1, मिनिमम कितना हो सकता है, -1, ठीक है। तो साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1। जब तुम यहां अगर कहोगे कि ये एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होना चाहिए तो इसका मतलब साइन का मैक्सिमम वैल्यू लेना पड़ेगा। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना, 1 रखो, कितना आया, 2a। तो इसका मतलब जो स्टैंडिंग वेव है उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, एम्पलीट्यूड 2a। कैसे, देखो यहां पे a ऊपर और a नीचे, कितना हुआ टोटल, हो गया 2a। समझ में आया कि नहीं? क्लियर है? ट्रैवलिंग वेव में कितना होता, a, क्या क्योंकि वो या तो ऊपर होता नहीं तो नीचे, और यहां पे देखो दोनों का कॉम्बिनेशन है कि नहीं, एगो ऊपर की तरफ है एगो नीचे की तरफ, टोटल कितना एम्पलीट्यूड, 2a, इसलिए इसका मैक्सिमम कितना आ रहा है, 2a। क्लियर? ठीक है। अगर हम पता करना चाहें कि मिनिमम मतलब कि ये तो मैक्सिमम हो गया ना, एंटी नोड पे मिनिमम कितना है एम्पलीट्यूड, 0, ठीक है। तो कितना रखना पड़ेगा, kx का मान, अगर हमको नोड चाहिए तो साइन का मान, साइन kx का मान कितना रखना पड़ेगा, -1 रखोगे, -1 रखोगे तो -2a आ जाएगा। कितना रखना है, कितना आना चाहिए, 0। तो इसका मतलब साइन kx बराबर 0, तो kx बराबर कितना, 0। अच्छा, तुमसे कोई पूछे कि बताओ साइन थीटा बराबर 0, थीटा बराबर कितना, 0, तब हमको ये जनरल इक्वेशन बताओ भाई, जनरल फॉर्मूला, ऐसे नहीं कि 0 होता है कि कितना होता है, ये इसका सही आंसर नहीं है। n पाई, करेक्ट, बहुत बढ़िया। अगर साइन थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा बराबर n पाई, क्योंकि साइन ऑल पाई बराबर क्या होता है, 0। 1 पाई बराबर 0 हो जरूरी नहीं, 2 पाई 0 नहीं होता है, 3 पाई 0 नहीं होता है, 0 पाई 0 नहीं होता है, 4 पाई 0 नहीं होता है। हर एक इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई कितना होता है, 0 होता है। ये इसका सही फॉर्मूला है। आई बात समझ में? अरे समझे कि नहीं समझे? तो साइन थीटा बराबर 0, तो थीटा बराबर 0 मत बोल दिया कीजिए। अब आप पढ़ आ चुके हो 11th में, आपको ये बोलना चाहिए कि साइन थीटा अगर 0 है तो थीटा इक्वल टू n पाई। क्लियर है? ठीक है। तो अगर हमको नोड पता करना हो कि x के कौन से पोजीशन पर नोड मिल रहा है, तो बताइए साइन kx का वैल्यू कितना होगा, 0। साइन kx का वैल्यू 0, क्योंकि ये कितना होना चाहिए, 0। तो यहां पे लिखेंगे, हम लिखते हैं आगे। ये जो इक्वेशन है ये किसका इक्वेशन है, बताओ हमको, कौन से वेव का, स्टैंडिंग वेव का। क्या ये ट्रैवलिंग वेव का है, नहीं है, स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन है। तो हम लिखेंगे फॉर नोड्स के लिए x का मान हमको पता करना है। तो नोड पे क्या होता है, एम्पलीट्यूड का मान 0 होता है कि मैक्सिमम होता है, 0 ना, ठीक है। तो 0 कब होगा, जब साइन kx बराबर 0 हो, तभी ना 0 होगा। a का मान तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि ये तो पहले से एम्पलीट्यूड है, वो कभी 0 नहीं हो सकता। तो साइन kx कितना होना चाहिए, 0। तो लिखेंगे साइन कितना, kx बराबर 0। तो बताइए kx बराबर कितना हो गया, n पाई,
कितना n पाई, ये करेक्ट है। और k क्या है, एंगुलर वेव नंबर कितना होता है 2 पाई बाई लैम्डा। तो यहां क्या लिख दोगे 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू एक्स बराबर n इंटू पाई, पाई से पाई कैंसल, यहां x बराबर कितना आ गया n लैम्डा बाई 2। ठीक है, अब जरा देखो यहां ध्यान से, जहां पे n क्या होना चाहिए 0 1 2 3 4 ये सब चलता रहेगा, तो यहां लिख देते हैं जहां n बराबर कितना 0 1 2 डॉट डॉट डॉट। तो अगर आपको पहला नोड पता करना हो, ये किसके लिए लिखा हमने, नोड के लिए ना, फर्स्ट नोड पता करना हो n बराबर कितना रखोगे, रख दो कितना 0। चलो देखते हैं सही है कि नहीं। ओरिजिन यहां से कहीं से तो तुमको शुरू करना पड़ेगा ना, तो हम कहां से शुरू कर रहे हैं, जहां पे जो पहला इंड है, पहला इंड कहां पे यहां ना है, तो यहीं पे हम क्या बना दिए ओरिजिन बोल दिए इसको, यहां से अब सब कुछ शुरू करेंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि जो पहला नोड मिल रहा है वो ओरिजिन पर ही मिल रहा है, देखो कहां मिल रहा है 0 रखोगे ना पहला नोड के लिए, n बराबर 0 रखो, तो x बराबर कितना 0, x बराबर 0 पे बताइए नोड मिला कि नहीं मिला, समझ में आ रही बात, क्लियर है सबको, फिक्स है ना, पहला नोड मिल गया। दूसरा नोड पता करते हैं, तो दूसरा नोड के लिए n बराबर कितना रखोगे 1, तो कितना आएगा लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 मतलब वेवलेंथ का आधा। ठीक है, बताइए वेवलेंथ, पूरा वेवलेंथ कहां से कहां तक होगा, यहां से लेकर के यहां तक पूरा वेवलेंथ है लैम्डा, तो इसका आधा कितना हुआ बताओ, यहां से लेकर के यहां तक, मतलब ये हो गया लैम्डा बाई 2। यहां पर बताओ तुमको एक दूसरा नोड मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल गया दूसरा नोड, और ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक कितना है लैम्डा बाई 2। क्लियर है ये चीज, ठीक है। तीसरा जो नोड मिलेगा वो कहां मिलेगा, n बराबर कितना रखोगे, n बराबर रख दीजिए 2, तो 2 लैम्डा बाई 2 मतलब कितना लैम्डा। देखिए ये है ना लैम्डा, कहां से ओरिजिन से, तो बताइए यहां पे नोड मिला कि नहीं मिला, हाँ मिल तो गया। आगे का लैम्डा, आगे का नोड अगर पता करना हो तो अगला क्या रखोगे n बराबर 3, तो 3 लैम्डा बाई 2, तो देखो 0 लैम्डा बाई 2 नोड मिल गया, 1 लैम्डा बाई 2 नोड मिल गया, 2 लैम्डा बाई 2 नोड मिल गया, 3 लैम्डा बाई 2 नोड मिला कि नहीं मिला, हाँ मिल गया। अगला क्या मिलेगा 4 लैम्डा बाई 2 यहां पे, यानी 2 लैम्डा, यहां पे भी क्या है नोड। क्लियर है ये चीज, ठीक है। ये तो हो गया नोड की बात कि नोड कहां मिलेगा। अगला हम कहां आते हैं एंटी नोड, कि एंटी नोड कहां पे मिलने वाला है x का वैल्यू रखने पर। तो बताओ कि अगर एंटी नोड अगर तुमको निकालना है तो क्या लिखेंगे बताइए, फॉर, यहां लिख देते हैं फॉर किसके लिए एंटी नोड्स, फॉर एंटी नोड्स। एंटी नोड्स के लिए एम्पलीट्यूड क्या होना चाहिए मैक्सिमम, तो मैक्सिमम होना चाहिए, इसका मतलब साइन के x समान 1, उसका मॉड किसके बराबर होना चाहिए 1। ठीक है, तो यहां लिखेंगे मॉड ऑफ साइन के x बराबर कितना 1। तो कोई बता सकता है क्या कि अगर मॉड ऑफ साइन के x बराबर 1 तो के x बराबर कितना, ऐसा सोचो साइन पाई बाई 2 कितना होता है 1, साइन 3 पाई बाई 2 कितना होता है -1, लेकिन अगर मॉड लगा हो तो कितना हो जाएगा 1। सोचना, फिर से बता रहे हैं, साइन पाई बाई 2 कितना 1, साइन 3 पाई बाई 2 कितना -1, लेकिन मॉड लगा देंगे तो +1। फिर अगला 3 पाई बाई 2 के बाद 5 पाई बाई 2, साइन 5 पाई बाई 2 वो भी कितना होगा 1, साइन 7 पाई बाई 2 -1, लेकिन उसका मॉड लगाएंगे तो +1। अब ये जो हमने बोला अभी इसमें कोई पैटर्न दिखा आपको क्या, साइन पाई बाई 2 है लेकिन आगे में ऑड इंटीग्रल मल्टीपल है, जैसे ऑड इंटीजर कौन, पहले था 1, अगला क्या था 2 नहीं 3, अगला क्या था 4 नहीं 5, अगला क्या था 6 नहीं 7, इवन को आउट कर दिया ना, क्या मिला हमको ऑड। तो अगर ऐसा करना हो, हमको लिखना हो ऑड इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, तो यहां क्या लिखेंगे बताओ, के एक्स इक्वल टू लिखेंगे n प्लस हाफ पाई बाई 2, n प्लस हाफ पाई बाई 2, जहां पे n क्या होगा बताइए, n होगा 0 1 2 डॉट डॉट डॉट, रख लो यहां पे वैल्यू रखो। अगर तुमको पता करना हो कि kx बराबर, पहला हमने क्या बोला था बताओ पाई बाई 2 ना, तो 0 रखिए, देखिए पाई बाई 2 आता है कि नहीं, 0 रखो, आया पाई बाई 2, हाँ पाई बाई 2, पाई बाई 4 आ जाएगा पाई, ये है सर, हाँ अब देखो पाई बाई 2 आ रहा है n बराबर 0 रखने पर।
अगला क्या बोले थे 3π/2, देखो n बराबर 1 रख करके 3π/2 आता है कि नहीं, आ गया, अरे समझे कि नहीं। अगला क्या बोले थे 5π/2 ना, n बराबर रखो 2, देखो 5π/2 आता है कि नहीं, आ गया 5π/2। अगला क्या बोले थे 7π/2, तो रखिए 3, देखिए 7π/2 आता है कि नहीं, आ गया। क्लियर है यहां तक, तो ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है लिख दिया। k की जगह पर क्या रखोगे k की जगह पर 2π/λ, यहां लिखते हैं 2π/λ इंटू एक्स बराबर n प्लस हाफ कितना पाई से पाई कैंसल, तो यहां x बराबर कितना आ गया बताइए, कहां लिख दें, यहीं लिख देते हैं, चलो x बराबर हो जाएगा n प्लस हाफ और इंटू λ/2, बचेगा इतना, ठीक है। अब इससे पता चला कि जो एंटी नोड्स है वो λ/2 पे नहीं मिलेंगे, λ/2 पे नहीं, इस पे मिलेगा n प्लस हाफ इंटू λ/2 पे, जहां पे n क्या है, कहां से शुरू करोगे, n बराबर 0 से। तो अगर तुमको पहला नोड चाहिए तो n बराबर कितना रखना पड़ेगा, नोड नहीं एंटी नोड, n बराबर कितना 0, n बराबर 0 रखो, देखो कितना λ/4, λ/4 पे तुमको पहला एंटी नोड मिलेगा, ये रहा, देखो यहां से यहां तक क्या था λ/2, तो बताओ इसका आधा क्या होगा λ/4, सही है कि नहीं, देखो यहां पे मिला कि नहीं मिला बताओ, हाँ यहां पे मिला तुमको, और यहां पे ये क्या है बताओ, ये वाला पॉइंट क्या है, एंटी नोड λ/4 है कि नहीं, इसका डिस्टेंस यहां से यहां तक, पहला एंटी नोड मिल गया, दूसरा एंटी नोड कब मिलेगा बताओ, n बराबर 1 रखो, तो n बराबर 1 रखिए, देखिए क्या आता है 3λ/4, तो देखो देखो कैसे मिलेगा, 0λ/4, 1λ/4, 2λ/4, मिला क्या नोड, एंटी नोड मिला क्या, नहीं 3λ/4 मिल गया एंटी नोड, दूसरा एंटी नोड मिला कि नहीं, पहला एंटी नोड कहां मिला था 1λ/4 पे, दूसरा एंटी नोड कहां मिला 3λ/4 पे, क्योंकि 2λ/4 पे नोड है, 2λ/4 पे क्या है नोड, तो 3λ/4 पे क्या है एंटी नोड। बताइए कि अगला जो एंटी नोड होगा वो कहां मिलेगा, 5λ/4, ठीक है, ये 3λ/4 है ना, 4λ/4 नोड मिल गया, तो अगला 5λ/4 क्या मिलेगा एंटी नोड, वहां पे देखो रख करके n बराबर 2, देखो 5λ/4 आता है कि नहीं, आएगा, समझ में आ गया सबको, नोड और एंटी नोड का पोजीशन समझ गए, क्लियर है सब, कितने लोग समझ गए, हाथ उठाइए, हाँ वेरी गुड, चलिए हाथ नीचे।